हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से अपने सेशन के साथ। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है तथा उसके संकेत क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम अपने सेशन को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और यह जो क्लासेस है ये क्लास 10th के लिए है, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये लेक्चर 6 है। दोस्तों, आज हम 6 लेक्चर पे बात करेंगे, यानी 5 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और 5वें लेक्चर में थोड़ी सी किसी चीज को लेकर के कमी होने की वजह से पूरी तरह से वीडियो अपलोड नहीं हो सका। फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभिलक्षण के बारे में पढ़ा, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि उसके भौतिक संकेतन कौन कौन से हैं, यानी ये 3 टॉपिक को हमने कवर कर दिया है। और इन तीनों टॉपिक के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया कैसे जाता है। जबकि पिछले क्लास में हमने देखा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और प्रतिफल को कैसे संतुलित किया जा रहा था, यानी हमने अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में देखा। तो आज हम ऐसा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित के बारे में अच्छा से करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने इस टॉपिक को शुरू किया था लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं, और मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक को कम से कम हमें 2 क्लास लग जाएंगे इक्वेशन को संतुलित करने के लिए। तो आते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, संतुलित करें, है ना दोस्तों। तो इस कड़ी को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है, यह इक्वेशन ये रहा कि जब हम पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। दोस्तों, अब हम संकेत में बताए थे, अगर एरो का चिन्ह दिया जाए तो इसे हम गैस के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम गैस लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए एरो क्या है। एरो जो है यह एक प्रकार का संकेत है और यह संकेत दिखाता है कि इक्वेशन संतुलित है या नहीं, सॉरी, इक्वेशन के अंदर गैस है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ जल को अभिक्रिया कराया गया है, यानी पोटेशियम है, जल है, और जब पोटेशियम को जल के साथ हम अभिक्रिया कराए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया और हाइड्रोजन गैस बना दिया। अब हम देखेंगे कि क्या यह इक्वेशन संतुलित है या नहीं। तो हम देखते हैं पोटेशियम 1 है, यानी अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को हमें आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो हमने देखा कि पोटेशियम जो है 1 है अभिकारक में, प्रतिफल में गए तो हमने देखा पोटेशियम कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कि हाइड्रोजन, अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, यानी प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3 है। हमने अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 1 देखा और यहाँ पे प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या 1 देखा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो ठीक है, पोटेशियम तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या जो है अभिकारक में 2 है, जबकि प्रतिफल में 2 और 1 3 है। तो 2 और 3 कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं।
तो यहाँ पे या तो 3 3 होना चाहिए या तो 2 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल आपस में बराबर है नहीं, हमें क्या करना है, बराबर करना है। क्यों करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कह रहा है अभिकारक और प्रतिफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतनी बातें समझ में अगर आ गई हो तो हम इस सेशन को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन हमने सीखा था कोफिशिएंट मेथड, सहगुणज विधि सीखा था। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो पोटेशियम है, यहाँ पे जो पोटेशियम है, तो सबसे पहले तत्वों को बाहर निकालेंगे। पहला जो प्रोसेस था क्या था, तत्वों को बाहर निकालना। तो हमने देखा पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद हमने देखा हाइड्रोजन है, हमने देखा तीसरा जो तत्व को देखा तो ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर इतने काम हम कर चुके हैं तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये है अभिकारक, ये है प्रतिफल, इनमें से सबसे पहले हमने तत्वों को बाहर निकाल दिया। देखिए पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ इसको ले चलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसका नामकरण कर देते हैं, यानी अगर हम इसको ए मान लें, इसको हम बी मान लें, अगर इसको हम सी मान लें, इसको हम डी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा ए, बी, सी और डी का वैल्यू निकल जाए तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन को संतुलित करने के लिए। तो हमने देखा पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ए के पास अगर हम देखें पोटेशियम कितना है, 1 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1A लिखेंगे। तो 1 को तो दिखाया नहीं जाता, इसलिए हम 1 को हाइड कर दिए हैं। ठीक है, बी के पास क्या पोटेशियम है, तो आप बोलेंगे नहीं है। सी के पास पोटेशियम है, आप बोलेंगे है। कितना है, तो आप बोलेंगे कि 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्या डी के पास पोटेशियम है, तो आप बोलेंगे नहीं है। क्या बोलेंगे, नहीं है। इसलिए हम इस इक्वेशन को जब देखें तो अभिकारक और प्रतिफल को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर सी कैसे लिखे, यानी ए क्या है अभिकारक और सी क्या है प्रतिफल, यानी अभिकारक और प्रतिफल को हमें क्या करना है, बराबर करना है। फिर हम आते हैं हाइड्रोजन के पास। जब हम हाइड्रोजन के पास आए, क्या ए के पास हाइड्रोजन है, तो आप बोलेंगे नहीं है। ठीक है, बी के पास क्या हाइड्रोजन है, बोलेंगे है। कितना है, तो 2 है, इसलिए हम यहाँ पे 2B लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसलिए ए नहीं होगा क्योंकि ए के पास तो है ही नहीं, इसलिए बी के पास है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2B लिख दिए। अब यहाँ पे है एरो, तो एरो की जगह अब हम क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। क्यों, क्योंकि अभिकारक ये रहा, अब लिखेंगे प्रतिफल। ठीक है, तो अब अभिकारक और प्रतिफल को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। चलो आते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे सी के पास क्या हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे है। कितना है, तो 1 है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा सी प्लस होगा। अब प्लस कैसे हुआ, क्योंकि डी के पास भी हाइड्रोजन है, डी के पास भी हाइड्रोजन है। कितना है, 2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2D। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। जब हमने ऑक्सीजन के पास आया तो हमने देखा ए के पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं, बी के पास ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बी। क्या लिखेंगे, बी। अब यहाँ पे एरो का चिन्ह आ गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम अभिकारक और प्रतिफल को आपस में बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद से हम सी के पास देखेंगे कि क्या ऑक्सीजन है, आप बोलेंगे हाँ सर है, इसलिए क्या कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे तो 1 ऑक्सीजन हमें दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1C, और 1 को तो दिखाया नहीं जाता है, इसलिए हम सी लिख दिए। दोस्तों अगर इतना समझ में आ गया तो आपने फर्स्ट स्टेप को पार कर लिया। अब यहाँ से करना कुछ नहीं है, ए, बी, सी और डी का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, इक्वेशन हमारा पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। ये दोस्तों भले लग रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है बहुत ही आसान है, हम बहुत बड़े-बड़े इक्वेशन देंगे होमवर्क के लिए, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा ही नहीं। इसलिए ये मेथड को सीखें, आराम से सीखें, बार-बार वीडियो को देखें।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे एबीसीडी का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था और वहां पे हाइड्रोजन 3 था, इक्वेशन बराबर था ही नहीं, लेकिन हमें तो बराबर करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम यदि अब इक्वेशन को अब हम मान नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहां सॉल्व करते हैं। चलिए, यदि इक्वेशन फर्स्ट में a बराबर अगर c दिया हुआ है, यदि अगर हम इफ a को हम 1 मान लें तो a बराबर है c, तो अगर a को हमने 1 माना तो c भी हमारा कितना है 1, तो a को अगर हम 1 मान लें तो c भी हमारा कितना हुआ 1, सॉरी 1, कितना हुआ 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान b और d निकालना है। अब ना b बराबर दिया है c, अगर c का मान अगर हम यहाँ पे ले ले, अगर b बराबर c दिया हुआ है तो b का मान, c का मान तो हमें पता है, तो c का मान अगर यहाँ पे देखें कि c का मान अगर 1 दिया है तो क्या b का मान कितना हो गया, तो b भी कितना हुआ। अब d का मान निकालना है, तो अब देखें यहाँ पे कि a और c दिया हुआ है, b और c दिया हुआ है, इसमें तो d दिया हुआ नहीं, तो इस यहाँ पे d दिख रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को लेंगे। तो जो तीसरा हमने इक्वेशन लिया वह लिया 2b बराबर c प्लस 2d, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो b का वैल्यू हमें पता है, तो b का वैल्यू हमें कितना आया था, तो 1, c का वैल्यू कितना आया था 1 प्लस 2, और यहाँ पे है d, तो d का वैल्यू तो हमें निकालना है। अब हमारे इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा 2 एकम 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2d, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे 2, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2d, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 में से 1 गया 1 बराबर 2d, इसलिए 1 बराबर 2 इज इक्वल टू d, यानी d का वैल्यू जो हमारा निकल कर आया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये फ्रैक्शन ऐसे आ जाए, अगर भिन्न आ जाए, हम क्या करेंगे, नीचे जो रहेगा उसी से सब में क्या करेंगे इनटू कर देंगे, इक्वेशन हमारा संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो a का मान कितना आया 2, a का मान 2, b का मान कितना आया 2, तो 2 लिखेंगे, c का मान 2 और d का मान 1, 1 को नहीं लिखेंगे। अब ना देख लेते हैं क्या इक्वेशन हमारा संतुलित हुआ, अगर हो गया है तो कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए 2k यानी पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 2 4 यहाँ है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इक्वेशन हमारा संतुलित। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को संतुलित किया, और ये इक्वेशन हमने बहुत ही आसानी से किया, आराम से किया। तो आप लोगों को चाहिए कि एक ही इक्वेशन को देख करके आप पूरा इक्वेशन बना दे, लेकिन वैसा हम किए नहीं है, हम और भी इक्वेशन को शामिल किए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अम्ल के साथ H2SO4 है, हमने अभिक्रिया कराया तो Na2SO4 का निर्माण किया, सोडियम सल्फेट, और जल का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहे तो इसका नामकरण कर सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं और D मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये A, ये B, ये C और ये रहा D, अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तत्वों को निकालेंगे। तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, यहाँ पे क्या है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, सल्फर, और भी है कोई एक क्या। अब आपको लगा यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, नहीं, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहां पे ऑक्सीजन है, यानी हमें तत्वों को बाहर निकाल लेना है। सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, इसके अलावा तो अब हमें कोई एलिमेंट यानी तत्व नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप हमें बताएं, कमेंट करें।
ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो हमने सोडियम को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया, सल्फर को ले लिया। ए के पास सोडियम कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ए के पास जो सोडियम है वह है 1, इसलिए हम यहाँ पे ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD के एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकता है। बी के पास सोडियम नहीं है, सी के पास सोडियम है, कितने सोडियम है 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2C, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। फिर आते हैं ऑक्सीजन के पास। ए के पास ऑक्सीजन कितना है A, ठीक है 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A। अब यहाँ पे हम बराबर, बी के पास ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लिखेंगे 4B, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4B, ठीक है। अब यहाँ पे हम बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल को हम संतुलित कर रहे हैं। तो यहाँ पे A+4B का मतलब हुआ ए के पास ऑक्सीजन 1 है और बी के पास ऑक्सीजन 4 है। अगर हम सी के पास आएंगे तो सी के पास ऑक्सीजन कितना है 4, इसलिए हम लिखेंगे 4C, ठीक है। अगर हम आगे चले तो डी के पास ऑक्सीजन कितना है, तो डी के पास ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे डी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हाइड्रोजन के पास। ए के पास हाइड्रोजन कितना है तो 1, तो लिखेंगे 1, ठीक है। बी के पास हाइड्रोजन है क्या, तो बोलेंगे हाँ, कितना है 2, इसलिए 2B लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल को हम बराबर कर रहे हैं, तो यही तो है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम हाइड्रोजन के बाहर जाएंगे तो हम देखते हैं सी के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, डी के पास हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसलिए हम लिखेंगे 2D, क्या लिखेंगे 2D, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सल्फर के पास। जब हम सल्फर के पास आए तो ए के पास सल्फर है ही नहीं है, इसलिए हम ए को शामिल नहीं करेंगे। बी के पास सल्फर है, कितना सल्फर है तो 1, इसलिए हम लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी। सी के पास सल्फर कितना है 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी। अब इतनी तो समझ में आ जाना चाहिए कि बराबर क्यों दे रहे हैं, ठीक है। सी के पास सल्फर कितना है 1, इसलिए सी लिख दिए। डी के पास नहीं है, डी के पास सल्फर तो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हम डी को क्यों शामिल करेंगे। तो अब इस इक्वेशन, हमारे पास 4 इक्वेशन आए और हमें निकालना भी है ABCD का मान निकालना है। अगर हम ABCD का वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन हमारा पूरी तरह से अभिकारक और प्रतिफल संतुलित हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने बोला कि A बराबर 2C दिया हुआ है, पहला इक्वेशन में 2C दिया है, तो अगर हम A को मानेंगे ना तो इक्वेशन जो है ना पहले ही बटना में आ जाएगा, फ्रिक्शन में आएगा। तो जब फ्रिक्शन में आएगा तो सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन हमें परेशानियों से क्या करना, बचना है। इसलिए अगर हम यदि C को हम 1 मान लें, यदि C बराबर 1, तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 × 1, तो A का जो वैल्यू हमारा निकल करके आया 2 आया, ठीक है। C का वैल्यू हमने 1 माना तो A का वैल्यू हमारा कितना आया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अगर C का वैल्यू अगर हमारा 1 है तो B भी हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें यानी इस इक्वेशन में अगर हम बात करें कि B बराबर दिया हुआ है C, तो अगर C का मान 1 दिया है तो B बराबर कितना हो जाएगा 1, तो A, B और C का वैल्यू हमने पता कर लिया कि नहीं। अब हमें बस D का मान निकालना है, तो D का मान यहाँ भी है और ये भी है, तो हम कहीं से भी रखेंगे निकल जाएगा। अब A का मान हमारा कितना है 2, तो अगर हम इस इक्वेशन में ले तो A + 2B बराबर 2D है, ठीक है। अगर A का मान, अगर हम देखिए यहाँ पे अगर A का मान अगर हम 2 लिख दें, क्योंकि हमारा निकला हुआ है 2 × B का मान आया है 1 बराबर 2D, बस D का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे करेंगे 2 + 2 = 2D, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 2D, तो D अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 बराबर D, इसलिए ये कितना हो जाएगा 2, और जब ये 2 हुआ तो D बराबर कितना हुआ 2, तो D का वैल्यू हमारा निकल गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब इससे आराम से क्या हो सकता है, अब हम इक्वेशन को देख लेते हैं कि क्या यह संतुलित हुआ भी या नहीं, ठीक है। अगर हम A के जगह पे 2 लिख दें, B की जगह पे 1 है, C की जगह पे 1 है, तो C के वैल्यू पे 1 हम लिखेंगे,
डी का वैल्यू पे 2 है। तो इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 है, 2 सोडियम है, यहाँ पे देखें 2 सोडियम है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 2 6। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 4 है और 4 और 2 6, यानी ऑक्सीजन भी संतुलित है। हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, यानी 2 और 2 4। अभी कारक के पास हाइड्रोजन कितना है 4। यहाँ पे देखें प्रतिफल में, यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन 2 दूना 4। इक्वेशन हमारा संतुलित हुआ कि नहीं? सब कोई बोले यस सर। तो अगर इक्वेशन संतुलित नहीं करने आ रहा है ना, तो फिर से ट्राई करें, बार बार वीडियो को देखें, आपको बार बार देखने से इक्वेशन संतुलित करने आ जाएगा। ठीक है, एक और इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन देखें, बहुत ही आसान इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे है हाइड्रोजन। जब सोडियम को जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराए, ये है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराए तो यहाँ पे क्या बना दिया? अमोनिया बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम ए मान ले, अगर हम बी मान ले, यहाँ पे सी मान ले, अब एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जो मन हो मान, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद से हम तत्वों को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और कोई तो तत्व है नहीं। इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे सोडियम, ए के पास नाइट्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे क्या? अब बी के पास है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर। सी के पास कितना है 1, इसलिए हम यहाँ पे सी लिखेंगे। अब इससे आसानी क्या हो सकता है यार? चलो आते हैं हाइड्रोजन के पास। ए के पास हाइड्रोजन, ए के पास हाइड्रोजन है नहीं, बी के पास हाइड्रोजन है लेकिन कितना 2, इसलिए हमने लिखा 2b। ठीक है, अब हम आते हैं सी के पास। जब हम सी के पास आए तो सी के पास हाइड्रोजन कितना है 3, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3c। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारी इक्वेशन संतुलित हो जाएगा। हम लेंगे a, b और c। तो अब यहाँ पे समझे 2a बराबर c दिया हुआ है। अगर इस इक्वेशन में अगर हम ले, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 2a बराबर c। ठीक है, तो अगर हम a का मान 1 मान ले, यदि a का मान 1 माने तो c हमारा कितना हो गया 2। कितना आसान है। ठीक है, अगर हम a का मान 1 माने तो c हमारा कितना हुआ 2। अब b का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2b बराबर दिया है 3c। तो अब ना यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाते हैं b का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2b मान लिए और 3c का मान कितना है 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? 2b बराबर 6 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? इतना भी तो मैथ कमजोर नहीं होनी चाहिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ देख ले, 2 से काट देंगे इसको, है ना? इसको हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे 3, b बराबर 3। यहाँ पे b की जगह पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन को देख लेते हैं। a के पास हम है तो 1 है, b के पास 3 है, 3 लिख दिए। c के पास कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे देखें ये है नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, 6 हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। इक्वेशन हमारा संतुलित हो गया। दोस्तों क्या आप इस बात को समझ पाए? अगर आप इस बात को अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, या तो आप हमें किसी भी तरह से बता सकते हैं। हम फिर से, अगर क्लियर है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो